तो आज हम डेल्टॉस केबल्स के बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करती है केबल्स का, ठीक है। ये पहली बात तो ये माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है। इनका मार्केट कैप बस 500 करोड़ का है। पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वेस्ट करने से पहले आप देख लो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो स्टेबिलिटी वाइज वो कम होते जाता है। जैसे नीचे नीचे जाओगे तो वो स्टेबिलिटी कम होते जाता है, ठीक है। अब जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है तो वो मोस्टली 3 सेक्टर से आता है। तो एक है अपना रेलवेज, दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन और तीसरा है ईपीएस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योटिक, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो प्रोक्योटिक मुझे बोलने नहीं आ रहा तो आप समझ लो। अब जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स में, तो जो अभी Q1 FY25 में जो रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था तो वो 49% था। उनका जो EPC उसका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो 37% है, और जो उनका टेलीकम्युनिकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 19% है। मतलब मेजरली दोनों कंट्रीब्यूट किया है, कौन सा, EPC और रेलवेज। अब जो उनके सेल्स के बारे में बात करेंगे कि इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है। तो अब उनका जो सेल्स YOY पे वो बहुत इंप्रेसिव लगा कि जो सेल्स है, अभी मैं जो कंपैरिजन करने वाला हूँ जून 23 Q1 वर्सेस जून 20 FY25, तो उसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ। तो उनके सेल्स 101% से ग्रो हुआ है, डबल ही हुआ है। उसके साथ जो उनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है तो वो कम हुआ है। उनका जो 23 में 7.33 था तो इस साल अब 6.66 है। इस क्वार्टर का जो OPM है तो वो 6.66 है, हार्डली हाफ या 1 पॉइंट बेसिस का कम हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वो 2x ग्रो हुआ है, जो YOY पे बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनका जो नेट प्रॉफिट है तो वो -52% डी ग्रो है। अब क्या मोस्टली देखेंगे कि नहीं कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, इससे दूर भागते हैं। लेकिन वो क्लोजली नहीं देखते कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट पे किया है, उसके साथ जो कंपनी ने टैक्स पे किया है वो 27.99%, मतलब 28%। मतलब ओवरऑल अगर आप उसका जो बुक देखोगे ना स्क्रीनर पे जाके, तो कंपनी ने इससे पहले कभी इतना टैक्स पे नहीं किया, हाईएस्ट एवर कंपनी ने टैक्स पे किया। इसकी वजह से वो जो पूरा डिडक्शन होने के बाद है ना, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना, तो इसलिए वो -52% ग्रो हुआ है YOY पे बेसिस पे। तो ये आप अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, आप देखो कि क्या क्यों ग्रो नहीं हुआ। ऐसा नहीं बस नहीं ग्रो हुआ तो छोड़ दो, आप उसके डिटेल में जाओ, PPT देखो, आप कॉन कॉल देखो कि क्यों डी ग्रो हुआ है। तो वो चीज़ें आप इजीली देख सकते हो। इसके लिए तो आपको PPT भी नहीं देखना पड़ा। आप अगर अच्छे से उसका स्क्रीनर के ऊपर आप जाके बस डिटेल से देखोगे ना तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो कंपनी है ना न्यू सेक्टर्स में एक्सपांड कर रही है, ये 3 मेजर सेक्टर थे। अब जो कंपनी है ना अपना डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, उसके बाद जो इनका जो इंफ्रा, इसमें ये सब चीज़ों में कंपनी एक्सपांड कर रही है, जो सेक्टर्स है। तो इसमें आप क्या देखो ना, अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, अगर लगता है ऑयल एंड गैस में ग्रोथ आने वाली है, उसके साथ डिफेंस में अगर आपको ग्रोथ आने वाली है, तो आप उसके अराउंड जो सेक्टर्स रहते हैं, अब जैसे कि कौन सी भी कंपनी केपेक्स करेगी तो वो बिना वायर के तो केपेक्स नहीं कर सकती। तो हाँ, अब एक और डाटा है, जो नॉर्मल इंडियन मार्केट है तो उससे 80% ब्रांडेड वायर्स का है और 20% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। तो मतलब ऑर्डर्स किसके पास जाएंगे, ब्रांडेड प्लेयर्स, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके पास ही जाएंगे, लेकिन ब्रांड प्लेयर के पास जाएंगे। तो ये एक ब्रांड ही बन गया है, ठीक है। मैं ये ब्रांड क्यों बोल रहा हूँ इसे, क्योंकि आप इसका अगर क्लाइंट बेस देखोगे ना तो मैं नाम लेता हूँ तो एक है भेल, एक है अपना अदानी, हनीवेल, उसके बाद सीमेंस, L&T। अब आप इनका जो क्लाइंट बेस है ना, सबसे जो छोटी कंपनी है ना तो उनका जो क्लाइंट बेस है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनका जो क्लाइंट बेस है ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस मुझे अभी तक अभी मैंने इससे पहले कभी माइक्रो कैप कंपनी ट्रैक नहीं की, लेकिन जब मैंने की है ना तो वो सबसे बेस्ट लगी। इनका जो क्लाइंट बेस है तो वो उसका जो, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मैं नीचे पिंग कर दूंगा कि उनके कौन कौन और क्लाइंट बेस है, ठीक है। ये मैंने बस कुछ नाम लिए। अब ये कहा कि मैंने डिफरेंट सेक्टर में कंपनी एक्सपांड कर रही है।
और अब एक और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है तो उनसे फोकस हटके कंपनी अपना प्राइवेट प्लेयर्स पे फोकस करने वाले हैं। प्राइवेट प्लेयर भी कौन सा, ईपीसी के जो हायर क्लाइंट्स है ना, हायर मतलब जो उनका जो कंपनी टर्नओवर जो 20,000 करोड़ का रहता है, तो उनके ऊपर फोकस करने वाले पब्लिक सेक्टर से हटके, जो मतलब मोस्टली रेलवे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो उससे हटके कंपनी ईपीसी के जो प्राइवेट प्लेयर्स है तो उसके ऊपर फोकस करने वाली है। और जो कंपनी का कहना था कि अब क्या होता है कि जब कंपनी ग्रो करती है तो मोस्टली क्या करती है, वो अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करती है, तो ये कम करने वाले। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो क्लाइंट का डिमांड है तो वो लो वोल्टेज प्रोडक्ट, मतलब उनका एक प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें लो वोल्टेज प्रोडक्ट करके वायर्स है, तो उसमें एक तो क्लाइंट का डिमांड है, उसके साथ और जो कुछ भी रहेंगे तो वो फुलफिल करेंगे। वो नए प्रोडक्ट बनाने में, उसको मार्केटिंग करने में और उसको क्लाइंट को बेचने में उसमें फोकस नहीं करेंगे। कंपनी जो उनका खुद का जो लो वोल्टेज का प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर वो कंपनी फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि उसके मार्जिन्स बहुत हेल्दी है, तो ये कंपनी को बहुत प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी इसके ऊपर फोकस करने वाली है। एक और चीज़ है, अब नॉर्मली क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो B2B मोस्टली फोकस करती है, B2C भी है और B2B भी है, ठीक है कंपनी। अब जो कंपनी का जो कैपेसिटी है तो वो 76% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ट्रैक कर रहे हो ना तो मैं कुछ उसके पॉइंट्स बताता हूँ। अभी तक मैंने जो ट्रैक किए तो ये सिमिलर पॉइंट्स हैं। उसका पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो, उसके बाद जो उसका ऑर्डर बुक है वो देखो, उसके बाद जो कंपनी केपेक्स के लिए प्लान कर रही है वो देखो, ठीक है। उसके बाद और नॉर्मली इन जनरल जो आप सेल्स और वो देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं। ये 3 पॉइंट्स तो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग B2B कंपनी का ट्रैक कर रहे हो ना तो ये 3 मेन चीज़ है। हाँ, तो उसकी केपेक्स के बारे में बात करेंगे। अब नॉर्मली क्या करेगा कोई नॉर्मल रिटेलर कि स्क्रीनर पे जाएगा और उसके केपेक्स के प्लान दिखेगा, इसका आपको केपेक्स का प्लान नहीं दिखेगा। ये क्यों? क्योंकि कंपनी ओपेक्स कर रही है। ओपेक्स मतलब क्या कि कंपनी है ना जो केपेक्स में क्या रहता है कि आगे जाके आपको लैंड खरीदना पड़ता है, फिर उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ता है, फिर आपके ऊपर उसको मशीन्स हायर करने, एम्प्लॉयज़ हायर करने, तो वो ना करके कंपनी ओपेक्स कर रही। ओपेक्स मतलब कि जो कंपनी एक लैंड रहेगा उसके ऊपर एक फैक्ट्री रहेगा तो वो लीज पे लेगी, ठीक है। उसके इक्विपमेंट्स रहेंगे वो भी लीज पे लेंगी और उसके अंदर जो इनोवेशंस करेगी कि न्यू टेक्नोलॉजी लाएगी, तो उससे क्या होता है ना, कंपनी का अगर केपेक्स का 2000 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो इसमें 1000 करोड़ का ही खर्चा होगा, तो क्या होगा कि जो कॉस्ट है तो ये कॉस्ट कम होता है, तो उससे कंपनी का इफिशिएंसी बढ़ता है। तो मतलब कंपनी खुद के जो और प्रोडक्ट है या और किसी चीज़ में अगर कंपनी को खर्चा करना पड़ता है तो उसमें यूज़ करती है, तो उससे ना लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है। इसके ऊपर जो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है, तो अभी फिलहाल FY24 में कंपनी का जो टारगेट है तो 400 करोड़ का टारगेट है रेवेन्यू का। FY2030 में कंपनी का जो टारगेट है वो 25,000 करोड़ का है। मतलब आप देख रहे हो कि अगर है ना नॉर्मली अगर कंपनी गाइडेंस दे रही है ना तो मतलब कंपनी ओवरऑल अच्छे पेस पे ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो आप वो देख लो कि मैनेजमेंट अगर गाइडेंस कब देता है कि वो कॉन्फिडेंस होता है तब। अब ये अलग चीज़ है कि उसके बाद चीज़ें वैसे होती है या नहीं वो हमें देखना है, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना स्मॉल कैप कंपनी अगर देखोगे ना तो ये कहते मतलब उनके पीपीटी में रहता ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता, तो वो इनका कंफर्म नहीं रहता। तो अगर आप नॉर्मली पीपीटी देखोगे ना स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये तो स्मॉल कैप भी नहीं माइक्रो कैप है, तो उनके वो पीपीटी में नहीं रहता है। कोई देती है कोई नहीं देता। अभी तक जो मैंने देखा है तो उसमें तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो उन्होंने जो गाइडेंस दिया है तो वो 2030 में 25,000 करोड़ का है, तो ये अच्छा खासा गाइडेंस है ये माइक्रो कैप कंपनी के लिए, ठीक है। मतलब कंपनी उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल मार्जिन है वो 6 to 8% के बीच में मेंटेन करेगी। अब
और जो कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज है, मतलब जो मैंने आपको कहा था कि कंपनी लो वोल्टेज प्रोडक्ट में फोकस करने वाली है, तो उसका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है तो उसके बारे में बात करेंगे। जो उनका लो वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है तो वो 45% है, उसके साथ साथ हाई वोल्टेज का है तो वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज तो वो 15 to 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो मीडियम वोल्टेज है तो वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी का जो मेजरली फोकस है तो इन दोनों में, जो लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज है, तो ये दोनों चीज़ों पे कंपनी का फोकस है। अब एक और चीज़ है, मैं 3 चीज़ें मैं भूल गया, एक और चीज़ होता है अपना ऑर्डर बुक, उसके साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और उनका जो वर्किंग कैपिटल और कैश कन्वर्जन साइकिल। अब ये MBA आप जाओगे ना तो उसमें डिटेलिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मली भी पढ़ोगे ना तो भी ठीक है। तो वो कंपनी का कम आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना माइक्रो कैप कंपनी में क्या रहता है, फंड्स का बहुत ज़रूरत रहता है, क्योंकि जो कमाते हैं वो वही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आएगा नहीं वापस तो आगे जाके प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो इन्वेंट्री रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो अगर उनके पास अगर ये डिमांड है, ठीक है, तो उन्होंने डिमांड फुलफिल किया, अगर पेमेंट ही नहीं आया तो अभी मोस्टली आपने देखा होगा कि रेलवे सेक्टर से, अभी ये रेलवे मोस्टली गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, तो पैसा तो मिलेगा इनको, लेकिन आज नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, तो वो चीज़ रहता है। तो उसके लिए उनको लोन उठाना पड़ता है, तो वो लोन उठाने के लिए कंपनी के पास पैसा भी देना चाहिए ना, तो वो वर्किंग कैपिटल और अपना जो CCC है तो उसमें कैश कन्वर्जन साइकिल, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये नॉर्मली ना आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप इनका देखो, बड़े कंपनीज का मत देखो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल उनका 218 था FY22 में, अब जो वर्किंग कैपिटल है उनका वो 130 है, ठीक है। तो कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि ये 100 to 130 इसके बीच में ही मेंटेन करेगा, तो ये चीज़ बहुत इंप्रेसिव है। अभी आगे जाके ट्रैक करेंगे ये मेंटेन करते हैं कि नहीं। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग, अभी क्रेडिट रेटिंग से क्या फ़ायदा हुआ है, अपग्रेडेड हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, अब जो ये माइक्रो कैप कंपनी है तो इनको है ना मोस्टली हाई लेवरेज, मतलब जो 11 अपना नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है तो 11% नॉर्मल पकड़ लेते हैं, इनको 17 to 18% से उनको जो लोन है वो मिलता है। तो क्रेडिट अपग्रेडिंग से क्या हुआ है कि ना उनको अब जो है ना बैंक से चीप लोन में, मतलब अब पकड़ लेते हैं कि 10, 11 या 7% से, इस 7 to 11 के बीच में, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने वो देखा नहीं, लेकिन उनको ये कम बेस में उनको इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। इनको लोन लेना ज़रूरी है क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी, इनको वर्किंग कैपिटल, उसके साथ इन्वेंट्री, उसके साथ जो आगे का जो खर्चा रहता है तो उसके लिए कंपनी को लोन उठाना पड़ता है। अगर ये लोन इंटरेस्ट कम होगा तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू, उसके साथ उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो कंपनी का बढ़ेगा, ठीक है। सेल्स उसके साथ उसका जो प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब क्या होगा कि शेयर होल्डर को ही उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ था जो मैं कहना चाहता था, मैं मतलब कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ROCE और ROE का नंबर रहता है, हर कंपनी का रहता है। आपको अगर कुछ नहीं मालूम है ना तो आप बस उसको ट्रैक कीजिए, और ट्रैक मतलब क्या कि ये नहीं कि 17, 18, 19, 20 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ना ही चाहिए। आप क्या देखो कि उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जैसे कि नंबर्स मैटर नहीं करते, उसका अगर ग्राफ अपसाइड है ना तो आप देख लो कि कंपनी ग्रो ही कर रही है, मतलब कंपनी का कर्जा भी आपको डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि वर्किंग कैपिटल क्या है, CC क्या है, उसके बाद जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों आ रहा है, उसके साथ केपेक्स के बजाय ओपेक्स क्यों कर रही है, आपको वो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ROC और ROE का नंबर देख रहे हो ना तो वो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि उससे ही आपको पैसा मिलेगा। अगर ROE का नंबर अब बढ़ रहा है, ठीक है, अब इसका मैं बोलता हूं ROE का नंबर 20% से, अगर ये आगे बढ़ रहा है, भले 1% से बढ़ रहा है या 0.5% से बढ़ रहा है, मतलब मुझे मतलब बेनिफिट ही होगा, राइट।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओवरऑल तो मैंने सब चीज़ें कवर कर लिए। तो ओवरऑल तो देखो सेल्स भी बढ़ रहा है कंपनी का, उसके साथ जो पैट है बिफोर टैक्स में उसकी बात कर रहा हूँ तो वो डबल हो गया है। केपेक्स अपना ओपेक्स का प्लान कंपनी का अच्छे हैं। उसके साथ क्लाइंट कॉन्सेंट्रिक उसमें जो अपग्रेड किया है उन्होंने कि कंपनी मार्जिन्स के ऊपर फोकस कर रही है, तो उसकी वजह से उन्होंने जो प्रोडक्ट जो लो वोल्टेज का प्रोडक्ट है उस पर फोकस बढ़ा दिया है। और उसके साथ हाँ एक और चीज़ था, कंपनी का एक्सपोर्ट का बिजनेस है लेकिन वो हार्डली 0.35 to 1% कंट्रीब्यूट करता है, तो वो इतना मेजर नहीं, लेकिन उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, वो है उसका। तो ओवरऑल तो चीज़ें मुझे सब अच्छी लगी कि मतलब हाई पेस पे ग्रो हो रहा है। तो अभी देखेंगे उसके कि हाँ ये सब चीज़ें ना ये मुझे पीपीटी और ये उनकी कॉन कॉल पढ़ने से आता है। ये चीज़ें आपको भी पता होंगी, आप भी देख सकते हो, लेकिन आप लेजी हो इसलिए आप वो ट्रैक नहीं कर रहे। तो ये ट्रैक करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये केपेक्स और ओपेक्स का डिफरेंस आपको वैसे उससे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो कंपनी मुझे अच्छी लगी, आगे जाके अभी हम उसको ट्रैक करेंगे। थैंक यू।